इस वीडियो के अंदर हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं एरिया और जो तरह तरह के सर्कल्स किसी भी ट्रायंगल के अंदर होते हैं उनके रेडियाई यानी कि उनकी त्रिज्याओं के बारे में, और जो ट्रायंगल की साइड्स हैं उनके बीच में। आपको अगर अपने नोट्स में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एरिया रेडियाई रिलेशंस, क्षेत्रफल और त्रिज्याओं का संबंध, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। एक ट्रायंगल के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो 3 तरह के सर्कल हैं दोस्त। या तो सर्कल को हम ट्रायंगल के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी ट्रायंगल के बाहर हम सर्कल बना सकते हैं। इनका नाम क्या क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इन सर्कल, अंतःवृत्त, सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त, और एक और एक्स सर्कल यानी कि बहिर्वृत्त। अब ये कैसे कैसे बनते हैं, इन दो की कहानी तो आपको पता है, इन दो की कहानी तो आपको पता है कि भैया इन सर्कल कैसे बनता है। इन सर्कल बनता है जब हम एंगल बाइसेक्टर्स, जब हम ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स को खींचें तो वो जिस बिंदु पर मिलते हैं उस को सेंटर मानकर इतनी रेडियस का हम एक वृत्त खींच सकते हैं जो भुजाओं को टच करेगा। ऐसे बनता है इन सर्कल। सर्कम सर्कल कैसे बनता है, सर्कम सर्कल बनता है जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तीनों भुजाओं के लें, तो ये जो पॉइंट है ये तीनों वर्टिसेस से बराबर डिस्टेंस पर होता है, तो सर्कम सर्कल बनता है। और एक्सेंटर कैसे बनता है, एक्सेंटर बनता है मेरे भाई अगर एक्सटीरियर एंगल्स, ये क्या हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, अगर आप एक्सटीरियर एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर लो, ठीक है, और जो एक इंटीरियर एंगल बच गया उसका एंगल बाइसेक्टर लो, तो ये तीनों एक पॉइंट पर काटते हैं, तो ये बन जाता है दोस्त अपना एक्स सर्कल, ठीक है। एक्स, इनका मतलब क्या है, इनसाइड, एक्स का मतलब क्या है, आउटसाइड, ठीक है, एक्सटीरियर सर्कल, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहिर्वृत्त, बहिर्वृत्त या फिर बाह्यवृत्त, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिकॉज ये परिक्रमा कर रहा है इस ट्रायंगल की, इसको हम क्या बोलते हैं, परिवृत्त, या फिर सर्कम रेडियस, बिकॉज इसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त, बिकॉज ये इनसाइड है, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रायंगल के एरिया का क्या रिलेशन होता है इन अलग अलग सर्कल्स के रेडियस के साथ और इस ट्रायंगल की साइड्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है और उस सर्कल का जो रेडियस है अगर वो रिप्रेजेंट करूँ मैं आर से, तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, जहाँ पर आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, आर त्रिज्या है इसके अंतःवृत्त की, और एस क्या है, एस इज सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप है। अगर इस साइड की लंबाई ए है, इस साइड की लंबाई बी है और इस साइड की लंबाई सी है, एस की वैल्यू हो जाएगी दोस्त, ये सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं हम, आपको मैं हिंट दे देता हूं। मान लो ये आई है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई ए। एग्री करते हो कि नहीं, इन 3 ट्रायंगल्स के एरिया को अगर मैं जोड़ूं तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया जो है वो अपने पास आ जाएगा। तो बस इतनी हिंट दे दी है, इससे आगे आप कर सकते हो, एक स्टेप के अंदर आप आंसर निकाल लो। करो एक बार, ये 90 डिग्री होएगा बिकॉज इन सेंटर से यहाँ पर टेंजेंट के ऊपर खींचा है हमने, ठीक है, 90 डिग्री होएगा। इसकी वैल्यू भी आर होएगी, ये भी रेडियस है सर्कल का, इसकी वैल्यू भी आर होएगी, ये भी रेडियस है सर्कल का। तो ट्रायंगल बी आई सी का एरिया क्या होएगा, ट्रायंगल बी आई सी का एरिया, तो इसका एरिया होएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए इंटू आर, ठीक है। ट्रायंगल सी आई ए का एरिया क्या होएगा, हाफ इंटू बी इंटू आर, अगर उसको बेस माने। ट्रायंगल बी आई ए का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू सी इंटू आर। तो सब के अंदर हाफ कॉमन आप बोलोगे जी हाँ, सब के अंदर जो हाइट है वो आर है आप बोलोगे जी हाँ, तो फिर क्या बच गया,
तो बच गया a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन लेने के बाद a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, तो एक स्टेप के अंदर ये प्रूव हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? आपने क्या करना है, आपने याद रखना है हमेशा। ठीक है, हाँ, इसको रट लो, गांठ बांध लो। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो अपने पास क्या है, ट्रायंगल का एरिया, एक क्या है, एक है अंदर वाले सर्कल का रेडियस, और तीसरा क्या है, तीसरा है ऑल दी थ्री साइड्स। या फिर तीनों साइड अलग अलग वो ना बताए, बस उनका सम बता दे, बस ऑल दी थ्री साइड्स का सम। तो साइड, रेडियस और एरिया, इन तीन चीजों के बीच में रिलेशन है, और यही रिलेशन हर एक तरह के सर्कल के अंदर कंटिन्यू करेगा। अगला सर्कल जो अपने पास है वो है भैया सरकम सर्कल, यानी कि परिवृत्त। अगर किसी भी ट्रायंगल के सरकम सर्कल का रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो ट्रायंगल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी बाई 4r। ये रिलेशन ट्रू होता है जहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी भुजाएं हैं, ए बी सी साइड्स हैं ट्रायंगल के। ठीक है, मान लो इस साइड की लंबाई a है, इस साइड की लंबाई b है, और इस साइड की लंबाई c है। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास लगेगा एक्सटेंडेड रूल ऑफ साइंस, एक्सटेंडेड साइन रूल। आप बोलोगे सर आपने सिर्फ साइन रूल करवाया था, एक्सटेंडेड साइन रूल तो आपने करवाया नहीं। अभी करवाऊंगा, इसी वक्त का इंतजार था हमें। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप क्या लिख सकते हो, मैंने आपको साइन रूल करवाया है, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये मैंने आपको बताया। आप बोलोगे जी हाँ, दिस इज इक्वल टू 1/2r। नहीं नहीं नहीं, दिस इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये मैंने साइन रूल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, एक नई चीज़ आपको बताइए। आप बोलोगे सर ये 2r क्या है, ये 2r है जिस ट्रायंगल की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, उस ट्रायंगल का सरकम सर्कल। यही अगर उस ट्रायंगल के बाहर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो है 2r। ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, सबके बराबर है। तो ये चीज़ मैं एक बार प्रूव करूंगा, ये तीनों बराबर हैं, ये प्रूव हो चुका है। तो इसको मैं किसी के भी इक्वल प्रूव कर दूंगा और अपना काम हो जाएगा। तो एक बार पहले मैं ये प्रूव करूंगा, फिर इसका यूज़ करके ये प्रूव करूंगा। ठीक है, और मीनवाइल आप कोशिश कर सकते हो ये चीज़ें प्रूव करने की। ठीक है, मैं लगातार लग रहा हूं, अगर आपको प्रूव करना है तो आप बीच में खुद रोक कर वीडियो को आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो भैया ये भी r होगा, अगर ये o है तो OC भी r होगा, OB भी r होगा, बिकॉज सेम सर्कल के रेडियाई हैं दोनों। और अगर यहाँ पर एंगल A बन रहा है, अगर यहाँ पर एंगल A बन रहा है तो सेंटर पर कोर्ड BC के द्वारा सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है A, तो सेंटर पर एंगल बनेगा 2A। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 2A बनेगा। और एक और बात, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो उसकी खासियत क्या होगी, मुझे बताओ जरा। अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, और दिस इज इक्वल टू दिस। आप बोलोगे सर सामने वाली साइड को आपने मीडियन थोड़ी ड्रॉ किया, आपने तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो बराबर हिस्सों में क्या बांटेगा, बिकॉज ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको दो बराबर हिस्सों में ही बांटेगा। तो अगर ये एंगल A है तो ये पूरा एंगल क्या होगा 2A, लेकिन ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी A और ये भी A। क्यों, बिकॉज भैया एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड है, जो मीडियन है, जो एंगल बाइसेक्टर, वो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, ये भी A है, ये भी A है। ठीक है, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिकॉज पूरी A है तो दिस विल बी A/2। तो यहाँ पर सिंपली हम लगा सकते हैं, यहाँ पर हमें किस किस चीज़ के बीच में रिलेशन हमने निकालना है। अगर मैं इस एंगल को लूँ, अगर मैं इस एंगल को लूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो एक बार, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो P/H, तो साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू A/2 अपॉन R। ठीक है, A/2 अपॉन R, तो 2R को इधर ले आओ, 2R इज इक्वल टू A/sin A। ठीक है, A/sin A इज इक्वल टू 2R। यही चीज़ मैंने प्रूव कर दी, तो यानी कि सारे बराबर हो गए। तो एक्सटेंडेड रूल ऑफ साइन, अगर कभी ज़रूरत पड़े
तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये इस वक्त का मैं इंतज़ार कर रहा था इसको बताने के लिए। अब मैं इस चीज़ को यूज़ करके आगे ये चीज़ प्रूव करूँगा। कोशिश कर सकते हो आप एक बार, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। एक बार कोशिश कर लो, वीडियो को पॉज करके कोशिश कर लो, और अगर ना भी निकले आपसे, कोशिश करने के बाद भी ना निकले, तो कोई बुराई नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बुराई है कोशिश ना करने में। ठीक है, तो भैया ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं इस एंगल को लूं, अगर मेरे पास किसी भी ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, ये ए है ये बी है, और बीच वाला एंगल गिवन है थीटा, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज गिवन बाई हाफ ए बी साइन थीटा। मेंसुरेशन 2D के अंदर प्रूव करेंगे कि ये कैसे आया। अभी सिर्फ इतना मान लो कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा, तो मैं इस चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ एरिया के लिए। अभी आपको हिंट मिल गई होगी, किसी भी एंगल को पकड़ के कर लो, और उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने एक्सटेंडेड रूल ऑफ साइंस लगाना है बस। तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, मैं किन्हीं भी दो को पकड़ लेता हूँ, बी सी साइन ए। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे साइन ए की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ए बाई 2r। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ए बाई 2r। बस आ गया जो हमें चाहिए था एक स्टेप के अंदर। एरिया वहां पर एक्सटेंडेड रूल ऑफ साइंस से वैल्यू पुट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r। ये आपने रट के रखना है, आपने याद रखना है, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, इस फॉर्मूले के अंदर तीनों साइड्स का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तीनों साइड्स या तो वो इंडिविजुअली दे या उनका प्रोडक्ट दे, कैसे भी दे, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। पिछले वाले फॉर्मूले के अंदर भी तीनों साइड्स का सम इन्वॉल्व था, और यहाँ पर क्या है, सरकमरेडियस और ट्रायंगल का एरिया, ये तीन चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, द नेक्स्ट अपने पास है भैया एक्स रेडियस। ठीक है, एक्स रेडियस का रिलेशन क्या है एरिया से, तो सबसे पहले एक्स सर्कल होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूं, अब फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, उसी चीज को मैं रिपीट करूंगा। किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर को ले लेते हैं, अगर तीनों अंदर वाले तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर को ले लेते हैं, तो बन जाता है दोस्त इन सर्कल। ठीक है, लेकिन इसी ट्रायंगल के दो साइड्स को एक्सटेंड करके एक इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर मार दो और दो एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर मार दो, तो इस पॉइंट को एज ए सेंटर हम लेकर एक सर्कल बना सकते हैं यहाँ पर। अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान लें कि हम सर्कल बना सकते हैं, ये आप बताओ। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पॉइंट को सेंटर लेकर मैं इन तीनों लाइंस के ऊपर सर्कल कैसे बना सकता हूँ, बताओ क्यों बना सकता हूँ। वो सर्कल ऐसे छोटा क्यों नहीं रह जाता, क्या गारंटी है कि वो तीनों साइड्स को टच करेगा, पहले बता चुका हूँ, बताओ। देखो ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये आप बोलोगे जी हाँ ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट एंगल की दोनों भुजाओं से बराबर डिस्टेंस पर होता है, आप बोलोगे जी हाँ ये तो मैंने बताया है, एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू साइड्स। तो ये जो पॉइंट है ये इससे और इससे बराबर दूरी पर, आप बोलोगे जी हाँ ठीक है इन दोनों से बराबर दूरी पर है। और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है CO, आप बोलोगे जी हाँ एंगल बाइसेक्टर तो है, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर है। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होएगा वो इस लाइन से और इस लाइन से बराबर दूरी पर होगा, तो यानी कि ये पॉइंट इससे और इससे बराबर दूरी पर है, इससे और इससे बराबर दूरी पर है, इन तीनों से बराबर दूरी पर है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक प्रकार लेकर, एक कैंपस लेकर ऐसे सर्कल बनाऊं, तो तीनों लाइन से बराबर दूरी पर है ये पॉइंट, तो मैं एक सर्कल बना पाऊंगा जो तीनों लाइनों को टच करेगा, ऐसे करके। समझ में आ गई बात, इसको हम बोलते हैं एक्स सर्कल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने ये वाला इंटीरियर एंगल लिया, आप ये वाला इंटीरियर एंगल भी ले सकते थे, आप ये वाला इंटीरियर एंगल भी ले सकते थे, ऑफ कोर्स ले सकते थे। तो एक ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल एक ही बनता है, इन सर्कल ट्रायंगल के अंदर एक ही सर्कल बनेगा, ट्रायंगल के बाहर एक ही सर्कल बनेगा।
बाहर मतलब कि उसको सरकमस्क्राइब करते हुए, लेकिन एक्स सर्कल बहिर्वृत्त अगर बनाने हैं तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 बन जाएंगे। ऐसे करके अगर आपने बनाने हैं तो कैसे बन जाएंगे? ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। एक बहिर्वृत्त बन सकता है दोस्त यहां पर, एक बन सकता है यहां पर, और एक बन सकता है यहां पर। जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से बन सकता है, ठीक है। और इसकी कुछ मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूं। इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? ए। इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? बी। और इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे सी। ये वाला रंग मज़ेदार नहीं दिख रहा, कोई और रंग दिखेगा मज़ेदार, देखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्कल सटा हुआ है, यहाँ पर नो रंग इस मज़ेदार है यार, मिट्टी रंगा रंग देखते हैं, मिट्टी रंगा। हाँ ये भी ठीक, फिर भी ठीक ठाक दिख जाएगा। तो देखो, जो सर्कल साइड ए से सटा हुआ है उसकी रेडियस को हम बोलेंगे आर ए। जो सर्कल साइड बी से सटा हुआ है उसकी रेडियस को मैं बोलूंगा आर बी, ठीक है। और जो सर्कल सी साइड से सटा हुआ है, बिकॉज इनकी रेडियस जो है वो अलग अलग हो सकती है दोस्त, है? अगर आपने स्केलन ट्रायंगल बना दी तो इनकी रेडियस अलग अलग बन जाएगी, अगर आपने विषमभुजी त्रिभुज बना दी तो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इनकी रेडियस समझ गए, इसकी रेडियस आर सी, इसकी रेडियस को आर बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी रेडियस को आर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब भी इस ट्रायंगल का एरिया और इस सर्कल के रेडियस के बीच में एक रिलेशन है। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल की साइड्स और इस सर्कल के रेडियस के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो मैं आपको बता देता हूं, देखो जरा ध्यान से। ये वाला रंग दिख रहा है, वाइट ही करते हैं यार, वाइट में मजे आ रहे हैं। तो चलो ठीक है, अगर इस सर्कल के साथ मैं रिलेशन बताऊं तो देन एरिया इज इक्वल टू आर ए। वैसे नॉर्मली आपको क्या रिलेशन याद है? ए इज इक्वल टू आर एस। रटने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रटने के लिए बता रहा हूँ कि इसी से कंपेयर करो, एरिया इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आर जो है वो एक ही होता है, यहाँ पर 3 सर्कल है तो यहाँ पर 3 आर होंगे। तो अगर आप इस सर्कल के रेडियस के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल का एरिया बता रहे हो तो आपने कैसे करना है? एरिया इज इक्वल टू आर बी। ये तो हो गया आर, या रेडियस की ही रिप्रेजेंटेशन है तो आर तो हो गया, आगे एस होगा, लेकिन इसके अंदर नॉर्मली एस नहीं होएगा, एस माइनस ये बी है ना, एस माइनस बी। अगर इस सर्कल का आपने इस सर्कल के रेडियस के अकॉर्डिंग, मैं ये सर्कल का एरिया नहीं बता रहा, इस सर्कल के रेडियस का क्या रिलेशन है इस ट्रायंगल के एरिया से, इसके अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल का एरिया बता रहा हूँ। तो एरिया हमेशा ट्रायंगल का है, ठीक है। तो इस सर्कल के रेडियस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होगा? ए इज इक्वल टू आर सी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर इस सर्कल के रेडियस के अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा ट्रायंगल का? ए इज इक्वल टू आर ए इंटू एस माइनस ए। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये रिलेशन है। अब आप बोलोगे सर ये आया कैसे, मैं प्रूव करके दिखाऊँ? तो मैं एक प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद सारे ऐसे ही हैं, एक ही बात है, ठीक है। चलो फिर तो ऐसे ही सर्कल बना लेते हैं। इस साइड की लंबाई क्या है? इस साइड की लंबाई है ए, इस साइड की लंबाई क्या है? बी, और इस साइड की लंबाई क्या है? सी, ठीक है। और ये है सर्कल का सेंटर। तो सर्कल का सेंटर कहाँ पर बनता है? सर्कल का सेंटर बनता है जहाँ पर सारे एंगल बाइसेक्टर्स, जो रिस्पेक्टिव एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो सारे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। क्लियर है? अब हमने ये प्रूव करना है यहाँ पर, तो ठीक है भाई, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक बार ध्यान से, और एक बार मेरे बताने से पहले खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपके दिमाग पर सिंपल चीज़ स्टिक कर गई तो, स्ट्राइक कर गई तो।
लेट दिस बी ई, बिकॉज ये एक्स सेंटर है, ये बहिर त्रिज्या है, बहिर केंद्र है, बाह्य केंद्र, ये एक्स सेंटर, और इसके ऊपर एसएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो ये मत सोचना मैं कुछ एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। लेट दिस बी जेड, लेट दिस बी वाई, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं इसी ट्रायंगल के एरिया के फिराक में हूं कि मैं कैसे निकालूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, देखो अगर मैं एरिया निकाल लूँ ए, और इसको कई तरीक़ों से किया जा सकता है, जो मेरे को सबसे इजी तरीका लगा मैं वही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ए जेड ई, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ ए जेड ई का, और मैं एरिया निकाल लूँ ए वाई ई का, अगर मैं इन दोनों के एरिया को जोड़ दूँ, मतलब कि ये पूरी जो फिगर है, अगर मैं इस पूरी फिगर का एरिया निकाल लूँ, अगर मैं इस पूरी फिगर का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, और इस पूरी फिगर के एरिया में से अगर मैं घटा दूं इस चीज़ का एरिया, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा, ठीक है। इस काम को मैं यहाँ पर अंजाम देने वाला हूँ, तो चलिए करते हैं। ट्रायंगल का एरिया मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जेड ई, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वाई ई, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, माइनस एरिया ऑफ, अब देखो ध्यान से, किसी भी सर्कल के अंदर अगर किसी भी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट खींचा जाता है, तो इस चीज़ को हम कई बार यूज़ करेंगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये जो दो ट्रायंगल्स बनती हैं ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है और नीचे वाली ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट होती है। अगर आपने इन दोनों का एरिया निकालना है तो किसी भी एक का एरिया निकालो और डबल कर दो, पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको बोलने वाला हूँ कि ई जेड बी के अगर इसका एरिया निकालना है तो किसी भी एक का एरिया निकाल लो, इसका जो एरिया होएगा उसका डबल करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसका जो एरिया होएगा उसका डबल करोगे तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा, मतलब इसका एरिया निकालोगे डबल करो पूरे का आ गया, इसका एरिया निकाल लिया डबल करो पूरे का आ गया, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, इजीली हम ऐसे कर सकते हैं। आगे मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पर मैं किसका एरिया पहले निकालूँ, ऐसे भी निकाल सकता हूँ वैसे भी निकाल सकता हूँ, चलो वैसे ही निकालने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो इसका एरिया भी आ जाएगा, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो इसका एरिया भी आ जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं 1 + x इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ और उसको डबल कर दूंगा। मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ और उसको डबल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा क्या, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। बोल रहा हूँ ना मैं, कई तरीके से निकलता है, कभी मैं किसी तरीके से निकालता हूँ, कभी किसी तरीके से निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल AZE क्या होगा, AZE, इसका बेस क्या है, इसका बेस है AZ, तो हाफ इंटू AZ इंटू इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है RA, इस सर्कल का रेडियस ही है ना, तो हाफ इंटू AZ इंटू RA प्लस AYE, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AYE इंटू RA, ये भी RA है, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। तो ट्रायंगल BEC का एरिया आप कैसे निकालोगे, बेस तो मैंने मान लिया A, तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे मिला दूँ तो ये भी इसी सर्कल का रेडियस होएगा RA। अब कई स्टूडेंट को ये लगेगा कि सर ये वाली जो लाइन है ये वहीं से पास होएगी क्या, जहाँ पर सर्कल और ट्रायंगल का ये जो लाइन है ये मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ से पास होगी। अगर ट्रायंगल टेढ़ी हो गई, अगर ट्रायंगल टेढ़ी हो गई दोस्त, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ से पास होगी, ठीक है। सिर्फ आइसोस्केलस या इक्विलैटरल में ऐसा बनेगा, सिमेट्रिकल सिचुएशन होगी, इसलिए मैंने अलग से रेडियस बनाया है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, BCE का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू A इंटू हाइट दैट इज RA। ये सिंपल सी बात है।
अब आपका आंसर आने वाला है। आपको एक छोटी सी बात और पता होनी चाहिए। क्या छोटी सी बात पता होनी चाहिए? जिसके ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रक भर भर के। इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर आपको निकालना है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। पेरीमीटर क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ए बी अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ बी डी, तो पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी डी प्लस में ए सी प्लस सी डी। पेरीमीटर को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जी हाँ। और हमें एक बात पता है कि बी डी इज इक्वल टू बी ओ और सी डी इज इक्वल टू सी एक्स, बिकॉज सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। अगर मैं इस साइड को मान लूँ ए, इस साइड को मान लूँ बी, और इस बी डी को अगर मैं मान लेता हूँ एक्स और डी सी को अगर मैं मान लेता हूँ वाई, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई। यही है ना पेरीमीटर, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस बी। और ये जो x है ये इसके बराबर है, ये जो y है ये इसके बराबर है। तो मैं इसके पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे a प्लस एक्स ऐसे ले लूँ या a प्लस एक्स ऐसे ले लूँ, b प्लस वाई ऐसे चला जाऊँ या b प्लस वाई ऐसे चला जाऊँ। यानी कि कुल मिलाकर किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है जो इस सिचुएशन के अंदर है, तो a प्लस एक्स बी प्लस वाई अप ए ओ प्लस ए एक्स, इनको भी जोड़ सकते हो। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है भैया। यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, ठीक है। तो दिस प्लस दिस ऐसे कर लो या पूरा यहाँ तक चले जाओ, एक ही बात है। तो अगर आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो ए ओ प्लस ए एक्स ऐसे भी कर सकते हो। और ए ओ और ए एक्स दोनों बराबर हैं बिकॉज सेम पॉइंट से टेंजेंट्स हैं, तो यानी कि 2 इंटू ए ओ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ बस। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर अगर मैं हाफ आर ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा? ए जेड प्लस ए वाई। अब ये ए जेड प्लस ए वाई जो है ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है। अभी यही मैंने प्रूव किया है। तो ए जेड प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस हाफ से हाफ गया, दैट इज आर ए इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? आर ए इंटू पेरीमीटर अपॉन टू दैट इज सेमी पेरीमीटर माइनस आर ए इंटू ए। अगर मैं दोनों जगह से आर ए कॉमन ले लूँ तो इट विल बी एस माइनस ए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आर ए इंटू एस माइनस ए, यही हमने प्रूव करना था दोस्त, ठीक है। अभी इसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ, if the circumradius of an equilateral triangle be 10 cm, then the measure of its in radius and x radius is what? तो ध्यान से सुनिएगा। ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी के अंदर ये इसका इन सर्कल है, ये इसका सर्कम सर्कल है, परिवृत्त है, ये अंतर्वृत्त था, और ये इसका एक्स सर्कल यानी कि बहिर्वृत्त है, ठीक है। लेट दिस बी एक्स और ये हो गया y। तो अब ध्यान से सुनो, मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ये जो इन सर्कल है इसका रेडियस अगर 1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लंबाई भी 1 होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई भी 1 होगी, ठीक है। अगर इन रेडियस 1 यूनिट है तो सर्कम रेडियस अगर अंतः त्रिज्या 1 है तो प्री त्रिज्या 2 होगी। अगर ये 1 है तो बड़े वाले का रेडियस 2 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब एक और बात सुन लो,
कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो बाहर वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? आप बोलोगे जी 120 डिग्री का। और ये तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। सिमिलरली इसी प्रकार से ये भी 60 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई 60-60, तो ये भी 60 होएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। और ऊपर वाली ट्रायंगल की जो साइड है वही साइड की लेंथ नीचे वाली ट्रायंगल की है। तो नीचे वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो पूरी हाइट है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की पूरी हाइट कितने यूनिट है? 1 1 1 3 यूनिट है। तो जो एक्स सर्कल है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला नहीं, एक और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो जो एक्स सर्कल है उसकी जो रेडियस है, अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, इन रेडियस की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो सरकम रेडियस की लंबाई 2 यूनिट और एक्स रेडियस की लंबाई 3 यूनिट। अगर अंतः त्रिज्या 1 यूनिट है तो परी त्रिज्या 2 यूनिट और बहिर त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बताया क्या है, इफ द सरकम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 10, सरकम रेडियस बोले तो ये, तो भैया ये 5 होगा, ये 15 होगा, 5 और 15 ऑप्शन है। याद रखोगे ये चीज? बताइए। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस, ये कब पूछा गया पता है? CGL 2014 टीयर 2। आगे भी ऑफकोर्स पूछ सकता है, शर्म थोड़ी आएगी उनको पूछने में। शर्म किस बात की इसमें, अपने क्वेश्चन को रिपीट करने में। एसएससी बार बार रिपीट करता है। तो भैया इन रेडियस इज टू सरकम रेडियस इज इक्वल टू इज टू एक्स रेडियस का रेशियो होता है 1:2:3। तो जो उन्होंने पूछा है वहां पर रेशियो होगा 1:3, ऑप्शन सी। ठीक है, इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज ए, CHSL 2018 क्वेश्चन है। It is given that the area of the triangle is A, the value of its perimeter in radius, circumradius and the average of the length of medians respectively, blah blah blah, the ratio of A is to P is equal to, आपको एक बात पता है क्या, कि area is equal to R into S। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल पता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है कि एरिया जो है वो A है, और इन्होंने क्या बताया है, पेरीमीटर जो है वो P है, पेरीमीटर जो है वो P से रिप्रेजेंट होता है, इन रेडियस जो है वो R से रिप्रेजेंट होता है। तो A इज टू P क्या होएगा? तो सिंपल सी बात है, यही चीज पूछ रहे हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? P/2। ठीक है, तो P को इधर नीचे लेकर आओ तो A/P इज इक्वल टू R/2। जहां पर एरिया आ गया, कहां एरिया, पेरीमीटर आ गया, और इन रेडियस आ गया, बन गई बात। सम ऑफ साइड चाहिए ना इन रेडियस वाले के लिए, अगर प्रोडक्ट ऑफ साइड आ जाता तो सरकम रेडियस के हिसाब से वो क्वेश्चन बनाता फिर वहां पर। ठीक है, तो A/P इज इक्वल टू R/2, CHSL 2018 क्वेश्चन। इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:5:6, द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज 3। ट्रायंगल की भुजाओं का जो रेशियो है दैट इज 4:5:6। ठीक है, इन रेडियस 3 है। द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ए स्पेस इज इक्वल टू व्हाट। वो ये पूछ रहे हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है, अगर उसको बेस मानकर अगर हम एक एल्टीट्यूड खींच दें गलती से, तो उस एल्टीट्यूड की जो हाइट है वो कितनी होएगी, उस एल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो कितनी होएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एरिया इज इक्वल टू R इंटू एस, ये हमें पता है। और एरिया को निकालने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 6A इंटू हाइट, जो चीज़ वो पूछना चाह रहा है एल्टीट्यूड की लंबाई, इज इक्वल टू इन रेडियस की लंबाई गिवन है। आप बोलोगे जी सर गिवन है दैट इज 3, और सेमी पेरीमीटर गिवन है, आप निकाल सकते हो 5 और 4 9 और 6 15, 15/2A। कैलकुलेट कर लो, हाफ से हाफ गया, A से A गया, 3 दूनी 6, 2 उधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो H इज इक्वल टू 15/2 यानी कि 7.5। सिंपल। बताओ एक बार ये वाला क्वेश्चन, इजी है ये भी, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विद एरिया दिस एंड पेरीमीटर दिस आर इन रेशियो दिस, देन द सर्कम रेडियस इज इक्वल टू व्हाट। तो सर्कम रेडियस का और एरिया का क्या रिलेशन है दोस्त?
सर्कम रेडियस का और एरिया का। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। एरिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाई सर्कम रेडियस। ठीक है, एरिया उसने बता दिया है 336 इज इक्वल टू, अब साइड्स का प्रोडक्ट आप कहाँ से लाओगे? आपको साइड्स का रेशियो पता है, आप बोलोगे जी हाँ सर पता है, और आपको साइड्स का सम पता है। पेरीमीटर क्या होता है? साइड्स का सम ही होता है। तो आपको साइड्स अलग अलग मिल जाएंगी, जी हाँ बिल्कुल अलग अलग मिल जाएंगी। ठीक है, 96 को इस रेशियो में मैं तोड़ रहा हूँ, 17 और 21 38, 38 प्लस 10 48, 48 का डबल है, 48 का डबल है, तो साइड्स की लंबाई एग्जैक्टली इससे डबल हो जाएगी, 20, 34 और 42, 20, 34 एंड 42 इसकी साइड्स आएंगी। ठीक है, 20, 34 एंड 42 डिवाइडेड बाई 4r, बस हमने r की वैल्यू निकालनी है जो कि बहुत ईजी है। 4 से अगर हम काटें तो 21 पर, और ये चले जाएगा सी 17 पर। तो 21 से अगर मैं इसको काटूं, 21 से कम 21, 5 और 10, 21 से कम 21, तो 2 और 1, 21 सिक्के 126, 16। ठीक है, 4 5 20, 4 चौके 16, पॉइंट्स में आएगा क्या? पॉइंट में ही आएगा। तो ये r इधर ऊपर चला जाएगा, 17 5 85 बटे में 4, 21.25 आ जाएगा, ऑप्शन सी। In a triangle ABC, the length of sides ABAC equal to 17.5 and 9। ठीक है भाई, ABC इसकी लंबाई 17.5 है, इसकी लंबाई 9 है रिस्पेक्टिवली। लेट D be a point on line segment BC such that AD is perpendicular to BC, ताकि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। बहुत अच्छा, AD is equal to 3, बहुत बढ़िया, उन्होंने AD की लंबाई बता दी। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, उस सर्कल का रेडियस बताना है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सर्कम रेडियस यानी कि परित्रिज्या बतानी है। ठीक है, सोचो एक बार, परित्रिज्या का रिलेशन क्या है? रिलेशन तो यही है, तो सोचो हम क्या क्या कर सकते हैं। एरिया निकाल सकते हैं क्या? एरिया उन्होंने दिया तो है नहीं, किसी तरीके से एरिया निकाल सकते हैं क्या? एरिया निकालने के कई तरीके हैं, हमें एंगल पता हो, हाफ ए बी साइन थीटा, ट्रायंगल का एरिया निकालने का सबसे बेसिक तरीका क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला भी होता है, लेकिन सबसे बेसिक तरीका क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस तो गिवन है नहीं, लेकिन मैंने बेस को मान लिया दोस्त x। ठीक है, एरिया को आप कैसे निकाल सकते हो? एरिया को आप निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस जो कि है x इंटू हाइट जो कि है 3, बिकॉज हाइट गिवन थी एटलीस्ट है, और तीनों साइड गिवन है, तीनों साइड नहीं गिवन है तो कोई नहीं, x हमने उसको मान रखा है। तो 17.5 को मैं लिख रहा हूँ 35/2 इंटू 9 इंटू तीसरी साइड है जी x। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4r। तो जो चीज़ हमें नहीं गिवन थी उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। देखो x से x कट रहा है ना। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 2 से 2 गया, 3 से ये 3 पर गया। ठीक है, ये r इधर ऊपर आ जाएगा, तो 35 दिए 105 बटे में 4। ठीक है, यानी कि 26.25। कैट 2008 का क्वेश्चन, बिल्ली एग्जाम का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है? बताओ। CDS 2015 का क्वेश्चन है। A circle of radius r is inscribed in a regular polygon with n sides. The circle touches all the sides of the polygon. एक पॉलीगन है और उसकी सारी साइड्स को सर्कल टच कर रहा। आप बोलोगे सर ये तो आपने करवाया ही नहीं। अरे भैया, जब एग्जैक्टली ऐसा ही काम मैंने करवा दिया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये करो एक बार। ये हमारे पास एक n साइड का पॉलीगन मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं इसके थ्रू आपको समझाऊंगा। हमारे पास एक पॉलीगन है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो जब एक ट्रायंगल एक सर्कल को जब एक ट्रायंगल एक सर्कल के बाहर होती है तो अपने पास एरिया क्या है? एरिया इज इक्वल टू इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। ये मैं प्रूव कर चुका हूँ, तो इसके अंदर भी प्रूव कर सकते हैं क्या? देखो एक बार आप कोशिश करो, मैं ये चाहता हूँ कि आप कोशिश करो।
अगर इसके पॉइंट को मैं ओ मान लूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रूव किया था उसी तरीके से वहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करो। कोशिश कर रहे हो या फिर आलस का शिकार होकर सीधे देख रहे हो बिना ट्राई किए? क्या माजरा है? जो इन सर्कल है उसका रेडियस मैंने आर मान लिया, ठीक है, आर मान लिया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। मानते हो कि नहीं? चारों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर। तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? अगर मान लो मैंने इस साइड को ए मान लिया, इस साइड को बी मान लिया, इस साइड की लंबाई सी मान ली, इस साइड की लंबाई डी मान ली, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हर एक के अंदर हाफ तो था, जी हाँ, बेस भी था और हाइट भी थी, और सबकी हाइट आर के बराबर है, तो मैंने हाफ और आर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, ये क्या है? ये पेरीमीटर है, बटे में 2 क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर। तो दुनिया के हर एक पॉलीगन के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है। अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर, अगर कोई भी पॉलीगन, चाहे उसकी 4 साइड हो, 3 साइड हो, 5 साइड हो या 10 साइड हो, अगर उसके अंदर एक सर्कल फंस सकता है जो उसकी सारी साइड को टच करेगा, अगर उसके अंदर एक सर्कल फंसाया जा सकता है जो उसकी सारी साइड को टच करेगा, तो उस पॉलीगन का एरिया इस तरीके से निकाला जा सकता है। क्लियर है? सिंपल। तो सीडीएस का एक्चुअल क्वेश्चन है, अब इसके अंदर दिमाग लगाओ। तो भैया जो हमारा पॉलीगन है उसके लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू है, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो एग्जामिनर क्या बता रहा है? सर्कल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन इफ द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज पी। अगर पॉलीगन का पेरीमीटर पी है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पी बाई 2। तो बस आ गया आंसर, पी आर बाई 2। एक्चुअल क्वेश्चन है सीडीएस 2015 का। सिंपल है, आगे से ध्यान रखोगे हर एक पॉलीगन के लिए। इफ द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, है काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो इन रेडियस है वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट बाई 2। सर्कम रेडियस क्या होता है? माइनस हाइपोटेन्यूस बाई 2। सर्कम रेडियस क्या होता है? हाइपोटेन्यूस बाई 2। आपको पता है हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पर सेंटर होता है बाहर वाले सर्कल का। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता चुका हूँ। क्या चीज़ बता चुका हूँ? फिर से एक बार बता देता हूँ। मैं आपको एक ये चीज़ बता चुका हूँ कि कोने में स्क्वायर बनता है, और अगर आपको इस सर्कल का रेडियस पता है, मान लो ये आर है, इस साइड की लंबाई अगर ए है, मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की लंबाई ए है, तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की लंबाई भी ए होएगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी बी होएगी। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब है? सेमी पेरीमीटर का मतलब है कि जितनी भी लेंथ, जितना भी पेरीमीटर है उससे आधा, 2 बार आर है, 2 बार ए है, 2 बार बी है। तो अगर मैं सिर्फ एक बार आर लूँ, सिर्फ एक बार आर लूँ, एक बार ए लूँ, एक बार बी लूँ, तो ए प्लस बी मिलकर क्या बनाता है? हाइपोटेन्यूस। तो आर प्लस हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये पहले मैं आपको याद करवा चुका हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको। इफ द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होएगा? तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो आर की वैल्यू आपके पास है, आप बोलोगे जी हाँ, इन रेडियस की वैल्यू तो है 3। अब मुझे चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो आर की वैल्यू उसने दे रखी है 3, और उसने आपको किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है? सर्कम रेडियस की वैल्यू दे रखी है ना, 10। अगर सर्कम रेडियस की वैल्यू 10 है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 10 है, मिड पॉइंट पर होता है ना सर्कम सर्कल का सेंटर। ठीक
ठीक है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 10 है तो पूरा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 20। अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 20 है तो ये क्या होएगा सेमी पेरीमीटर 20 + 3 23, 23 3 69, दैट्स इट 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। ठीक है। द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर, द शॉर्टेस्ट मीडियन इज 17 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर शॉर्टेस्ट मीडियन कौन सी होती है, पहले मैं बता चुका हूँ। शॉर्टेस्ट मीडियन होती है सबसे बड़ी साइड के ऊपर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे बड़ी साइड के ऊपर अगर मीडियन मारोगे तो ये तीनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं, और जो शॉर्टेस्ट मीडियन है उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर बता रखी है एग्जामिनर ने, तो ये तीनों 17 सेंटीमीटर हो गए। यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 34 हो गया, इसका सर्कम रेडियस क्या हो गया 17 हो गया। ठीक है। और उसने क्या बता रखा है सेमी पेरीमीटर 40 है। ठीक है। शॉर्टेस्ट मीडियन की लंबाई 17 है, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू 17 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच हैज लार्जेस्ट मीडियन एज इट्स लॉन्गेस्ट साइड, जो इसकी लार्जेस्ट मीडियन को एज ए लॉन्गेस्ट साइड कंसिडर कर रही हो। अब आप बोलोगे सर जो लार्जेस्ट मीडियन है वो किसके ऊपर होगी, लार्जेस्ट मीडियन होएगी सर सबसे शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर। मैं बोलूँगा जी बिल्कुल, सबसे छोटी साइड के ऊपर लार्जेस्ट मीडियन होएगी। लेकिन उसने ये तो बता ही नहीं रखा कि सबसे छोटी साइड कौन सी है, और उसने नहीं बता रखा तो हमें कैसे पता चलेगा लार्जेस्ट मीडियन कौन सी है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो ये सबसे छोटी साइड है और ये सबसे लार्जेस्ट मीडियन है। सपोज अगर ये सबसे लार्जेस्ट मीडियन है ये काली वाली, तो ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसके अंदर ये सबसे बड़ी साइड हो। आप बोलोगे सर ये वाली, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ABC के अंदर जो ये मीडियन है सबसे बड़ी साइड है बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया होएगा, बिकॉज मीडियन एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल बांटती है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ट्रायंगल के एरिया से हाफ। तो लार्जेस्ट मीडियन चाहे ये हो चाहे लार्जेस्ट मीडियन ये हो, जब आप उस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे जिसके अंदर जो मीडियन है वो सबसे लार्जेस्ट साइड हो, मान लो चाहे ये हो लार्जेस्ट मीडियन, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो ये भी पूरी ट्रायंगल का हाफ है। भैया मीडियन 2 बराबर हिस्सों में बांटती है एरिया को, तो आपको कुल मिलाकर पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है उसका हाफ निकालना है। ठीक है। मैंने मान लिया कि ये वाली जो मीडियन है लार्जेस्ट है, तो मैंने उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके अंदर ये जो मीडियन है लार्जेस्ट साइड है, यानी कि ट्रायंगल ABD का। तो यानी कि मुझे पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालना और उसको हाफ करना है। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकाल पाओगे। ठीक है। आपको इसके अंदर क्या क्या पता है मुझे एक बात बताओ, आपको इसके अंदर पता है सेमी पेरीमीटर, आप बोलोगे जी हाँ पता है। 40, आपको आर की वैल्यू पता है, आप बोलोगे जी सर नहीं पता है। तो आपको एक रिलेशन पता है R + हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू S, आप बोलोगे जी पता है, आपने बताया था। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 34, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे जी 40 ऊपर गिवन है। तो इन रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 6 हो जाएगी। अगर इन रेडियस की वैल्यू 6 है तो एरिया क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो अपना आंसर 240 तो नहीं होएगा, अपना आंसर क्या है पूरी ट्रायंगल के एरिया का हाफ, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा 120। दैट्स ऑल। देखो मैंने समझाने में टाइम लगाया, अदरवाइज लिखना कितना इतना ही। ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं जितना टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चंस को करने में उससे तो आप 1/5 लोगे, उसका 20% लोगे, बिकॉज एक्चुअल में उतना ही टाइम लेना होता है। ठीक है। इफ द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर and the length of the smallest median is 56 centimeter, then find the area of the triangle. तो सेमी पेरीमीटर ये है, तो मुझे पता है R + हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर है जी 120 और हाइपोटेन्यूज की लंबाई है जी 112। अब 112 कहाँ से आई, 112 इसलिए आई कि लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट मीडियन होती है राइट एंगुलर वर्टेक्स से खींची गई। अगर इसकी लेंथ 56 है तो मैंने आपको बताया ये तीनों बराबर होते हैं, ये भी 56 ये भी 56, तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई क्या आ गई 112 और इन रेडियस की लंबाई क्या हो जाएगी जी 8। ठीक है। और एरिया उसने पूछा है, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू R × S, 12 8 96 960, सिंपल। कहाँ है, तो समझ रहे हो एक्चुअल में सिर्फ इतना लिख कर करने का क्वेश्चन है एग्जाम में। इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 5:7:8, फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू इन रेडियस। कोई ट्रायंगल है अपने पास जिसकी साइड्स का रेशियो है ये, तो हमने बताना है सर्कम रेडियस और इन रेडियस का
रेशियो। तो चलो कोशिश करते हैं, इसकी साइड्स को मैंने ऐसे मान लिया है, या फिर हमने सिर्फ रेशियो ही बताना है तो साइड्स को एग्जैक्टली यही मान लो। हमने रेशियो ही बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमने बतानी नहीं है, तो साइड्स को यही मान लो जो है। ठीक है, तो चलिए अब हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी कौन सी रिलेशन है जहां पर इन रेडियस और सरकम रेडियस दोनों रिलेटेड हो, ये दोनों आ जाएं, तभी तो इनका रेशियो निकालेंगे। तो एरिया जो है दैट इज इक्वल टू आर इंटू एस, और यही एरिया इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4R। ठीक है, ये रिलेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यूज करोगे, हमें इन रेडियस और सरकम रेडियस का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। आप अगर इसको यूज करोगे तो इन रेडियस और सरकम रेडियस तो एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट बना लेंगे, ये ऊपर जाएगा तो रेशियो तो नहीं आएगा, तो कुछ और करना पड़ेगा। तो इसको अलग से यूज करना पड़ेगा और इसको अलग से यूज करना पड़ेगा। यहां से आप निकालो आर, आर इज इक्वल टू ए अपॉन एस। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर सरकम रेडियस इज इक्वल टू, सरकम रेडियस को इधर ऊपर लेकर जाओ, ए बी सी अपॉन 4A, तो इसको यूज करते हैं आर अपॉन आर। तो आर पहले क्या बोला उसने, सरकम रेडियस बोला ना, पहले सरकम रेडियस लिख लेते हैं, आर अपॉन आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4A डिवाइडेड बाई ए अपॉन एस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 इंटू एरिया का स्क्वायर। तो भैया किसी न किसी तरीके से आपको यहाँ पर एरिया निकाल कर रखना पड़ेगा। एरिया कैसे कैसे निकलता है, मेंसुरेशन 2D में आप सीखोगे डिटेल में है? एरिया निकलेगा अगर दो साइड गिवन हो, उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो एंगल का तो यहाँ पर कोई मामला है ही नहीं। एरिया निकलेगा अगर बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो उसके ऊपर, तो यहाँ पर हाइट का मामला भी कोई है नहीं। एरिया निकलेगा अगर आपको तीनों साइड्स पता हो, तो 9th क्लास में क्या होगा, हीरोज फॉर्मूला या हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, मेंसुरेशन 2D में प्रूव भी करके दिखा देंगे और याद भी करवा दूंगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और ए बी सी क्या है, ट्रायंगल की साइड्स। तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एरिया इज गिवन बाय दिस। तो चलिए भाई अब करते हैं। ठीक है, तो तीनों साइड्स की लंबाई क्या है, ए बी सी, 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 7 और 5 12 और 8 20, 20 का आधा 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया का स्क्वायर। एरिया का स्क्वायर लेना है तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है भाई, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है दोस्त 10, 7 और 5 12 और 8 20 का आधा 10। तो चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम 10 इंटू 10 माइनस ए, 10 माइनस 5, 10 माइनस 7, 10 माइनस 8। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सेवन इज टू 3 हो रहा, ऑप्शन सी। बताओ, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी 24 है। ठीक है, बी सी 7, बी सी 7 है, एंगल बी इज 90, एंगल बी 90 है, गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस बताओ। ये सेमी सर्कल है, बताओ, दिमाग लगाओ एक बार। मैंने आपको पढ़ाया है जब किसी ट्रायंगल के अंदर पूरा सर्कल हो, लेकिन यहाँ पर उसने आधा सर्कल दे दिया, तो दिमाग लगाओ क्या किया जा सकता है जब पूरा सर्कल हो। ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगर मैं एग्जैक्टली इसकी कॉपी बना दूँ, अगर मैं एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज बना दूँ, यहाँ पर जैसा यहाँ पर ट्रायंगल है एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पर छाप दूँ, ऐसा ही दिख रहा है ये, हाँ दिख तो रहा है, तो सर्कल पूरा हो जाएगा आधे से। ठीक है, तो सर्कल क्या हो जाएगा, पूरा। तो बस सिंपल आपका क्वेश्चन हो गया। अगर ये साथ है तो ये भी साथ होएगा। अब कोशिश करो कम से कम, अब तो बता दो। एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, तो ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस। पूरी ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 इज इक्वल टू, इन रेडियस हमने निकालना है, सेमी पेरीमीटर। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ये क्या होएगा 25, 7 24, यहाँ पर भी 25 ही होएगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 25 और 7 32, 2 7 14। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 7/32। इतनी गंदी वैल्यू आ रही है। अच्छा, मैंने इंटू 24 नहीं किया, वही तो।
वही तो मैंने इंटू लगाया भी था, मैं बीच में भूल गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू आर इंटू सेमी पेरीमीटर 32। अब कैंसिल आउट करो, 2 साते 4 छिक्के 4 अट्ठे 2 तिये 2 चौके, तो आर इज इक्वल टू 7 तिये 21/4 यानी कि 5.25, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी। क्लियर है? तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका रहेगा? दूसरा तरीका रहेगा, अगर आप इसके सेंटर से इसको मिला दो, अगर इसके रेडियस को मिला दो, तो बिकॉज ये टेंजेंशियल है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस बन गया। तो सिमिलरिटी से आप इजीली कर लोगे इसको। ठीक है, तो दिस इज आर, ये पूरा कितना है? ये पूरा है 24, ये है 7, ये है 25। तो छोटी ट्रायंगल की साइड आर बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड 7 इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड यहाँ से ये, और मैं बड़ी ट्रायंगल की साइड लूँगा ये, बिकॉज ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। तो बड़ी ट्रायंगल की साइड हो गई 25 और छोटी ट्रायंगल की साइड क्या होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर है, ये पूरा 24 है, तो 24 माइनस आर, 25 आर इज इक्वल टू 168 माइनस 7 आर, तो 7 आर इधर आएगा तो 32 आर इज इक्वल टू 168। अब अगर मैं इसको 8 से काट दूँ, 8 चौके 32, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, फिर से आर की वैल्यू आ जाएगी 21/4 यानी कि 5.25, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी। इन दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक बार इसको करने की कोशिश करो। एक फिगर के अंदर आधा सर्कल है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है पूरा सर्कल, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? एग्जैक्टली इसको डबल कर दो फिगर को, एग्जैक्टली इसकी कॉपी जैसे ये है, एग्जैक्टली ऐसी ही कॉपी एक यहाँ पर कर दो। तो पूरी फिगर के अंदर जो सर्कल है, ये भले ही अजीब सा एक राजमा की तरह है, पता नहीं कैसे दिख रहा है, बट ये पूरा सर्कल है। अगर आप इसको एग्जैक्टली डबल करोगे, अगर ये बी है तो ये इसकी इमेज बी डैश है। तो मैंने आपको बताया है, क्या मैंने आपको बताया है कि किसी भी फिगर के अंदर अगर सर्कल फंसा हुआ है तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉलो करेगा। अब हम इसको फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं। चलो, यहाँ पर उसने क्या क्या बताया है? इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 12, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 20, एंगल बी 90, ये भी 90, फाइंड द रेडियस। अगर ये 12 है तो ये भी 12, तो ये भी 20, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? अगर ये 12 है 20 है, सेमी पेरीमीटर हमें मिल जाएगा, ठीक है। इन रेडियस हमने निकालना है, एरिया में मिल जाएगा तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एरिया क्या होएगा भाई? पूरी फिगर का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? इस ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एग्जैक्टली उसका डबल होगा, तो यानी कि 20 इंटू 12, हाफ में लिखूंगा ही नहीं। इन रेडियस मुझे निकालना है। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 12 12 20 20, तो सिर्फ एक बार ले लो, 20 और 12 32, यही आपका आंसर है। 8 चौके 32, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 5 तिये 15/4, आर इज इक्वल टू 15/4 तो नहीं है, कहाँ गड़बड़ की यार मैंने? सेमी पेरीमीटर 32 आ गया, 12, सॉरी माय मिस्टेक। ये 15 और 20 हैं, तो यहाँ पर 20 और 15 आएगा, तो 4 8 32 हो जाएगा, फिर 4 5 20 हो जाएगा। अरे भैया ये तो 32 नहीं रहेगा ना, ये तो 35 हो जाएगा। तो फिर 5 चौके 20, 5 7 35, 15 चौके 60/7, आर इज इक्वल टू 60/7, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी। तो एक तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में जब आप इसको डबल करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास रिक्वायर्ड चीज़ें थी, अपने पास एरिया निकालने का तरीका था, अपने पास सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका था, है, क्योंकि डबल करने पर इनकी जो साइड है वही यहाँ पर आ रही हैं, और रेडियस हमने बता दिया, ठीक है।
अगर मान लो अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये निकालने का तरीका ना हो तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। एक और तरीके से इसको देखो, अगर इसकी लंबाई 15 है और इसकी 20 है तो इसकी 25 हो जाएगी। 3 पंजे 4 पंजे 5 पंजे, ठीक है। अगर मैं इसके सेंटर से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये परपेंडिकुलर होएगी, ये लाइन भी परपेंडिकुलर होएगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर होएगी बिकॉज ये टेंजेंशियल है, ठीक है। अगर इसका रेडियस r है तो ये भी r, ये भी r, ये भी r और ये भी r। मैंने बताया था कोने के अंदर हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री के एंगल के अंदर अगर सर्कल को फंसाने की कोशिश करोगे तो हमेशा स्क्वायर बनेगा, हमेशा वर्ग बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा नहीं हो गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने ये बताना है कि इस स्क्वायर की साइड बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर फंसा हुआ है, उसकी साइड बताओ। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन हो गया। ये देखो, आप इस सर्कल को भूल ही जाओ, इस स्क्वायर की जो साइड है वही इस सर्कल की रेडियस है, तो स्क्वायर की साइड बताओ। तो स्क्वायर की साइड के लिए तो मैंने आपको बताया था बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ठीक है। तो क्या होएगा, बेस इंटू हाइट दैट इज 20 इंटू 15 अपॉन 20 प्लस 15 25। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 5 7 35, 5 3 15, 20 3 60/7। अगर आप इसको ऐसे देखो, ऑप्शन बी, ठीक है। अब एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इन द गिवन फिगर ABC is right angle triangle, right angled at B. A semicircle is drawn inside the triangle such that AO is equal to 3. यहाँ से यहाँ तक ये 3 है एंड OC is equal to 4. अगर आप इसको फ्लिप, अगर आप इसकी भी इमेज क्रिएट करोगे तो यहाँ पर कुछ खास हासिल नहीं होगा इसी तरीके से। तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके सेंटर से मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉप करूँ तो ये परपेंडिकुलर होएगी। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉप करूँ तो ये भी परपेंडिकुलर होएगी। सर्कल ठीक ठाक डाल तो रखा है ना हमने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेट दिस बी x, लेट दिस बी y। तो इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r। तो फिर से वही केस हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने एक स्क्वायर फंसा रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाऊं तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने एक स्क्वायर फंसा रखा है, ऐसे ऐसे ही फंसा रखा है। यहाँ पर पॉइंट O है, यहाँ पर पॉइंट B है। देखने की कोशिश करिएगा, इस फिगर को मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। और उसने क्या बताया है, AO जो है वो 3 है और OC जो है वो 4 है। इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाया मैंने पहले कि स्क्वायर की साइड बताओ अगर ये दोनों चीज़ें गिवन हो तो। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r/4। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि r/3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी कि r/3 का स्क्वायर r²/9 प्लस r²/16 इज इक्वल टू 1। 16r² प्लस 9r² यानी कि 25r² इज इक्वल टू 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 उधर ऊपर चला जाएगा तो r² इज इक्वल टू 9 इंटू 16/25। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 4 3 12/5 यानी कि 2.4। तो ऐसे करने के हैं इक्वेशंस, ऑप्शन है, ठीक है। बार बार जब आप रिपीट करोगे चीज़ों को तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। वैसे ही मैं मिनिमम चीज़ें आपको याद करवाता हूँ जो बिल्कुल काम की होती हैं। बताओ भाई, द पॉइंट A of a triangle ABC moves parallel to the straight line BC. Which one among the following also moves along a straight line parallel to BC? ये बोल रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है ABC, तो ये जो पॉइंट A है इसको पैरेलल टू BC हम चला रहे हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉइंट A को मान लो एग्जैक्टली ये इस लाइन के ऊपर इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, या फिर इसको ये यहाँ पर ले गए। ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है चेंज करने के बाद, ये पोजीशन नंबर 3 है। ये पॉइंट A को पैरेलल टू BC घुमा रहे हैं
तो ये बोल रहे हैं कि नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा पॉइंट है वो भी पैरेलल टू BC घूमेगा। तो एक बार देखो जरा, सोचो जरा कौन सा पॉइंट है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सोल्व करें। ठीक है, मेरे को तो पता है कि कौन सा पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट है जिसकी रेशियो प्रॉपर्टी फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है इसीलिए वो पैरेलल जाएगा। ऐसा कौन सा सेंटर है जिसकी एक रेशियो प्रॉपर्टी और वो फिक्स है? इन सेंटर की भी एक रेशियो प्रॉपर्टी है लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो दोनों साइड का सम डिवाइडेड बाई बेस ऐसे है, लेकिन सेंट्रोइड की रेशियो प्रॉपर्टी फिक्स है। जो ये मेन लाल ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर जो सेंट्रोइड है वो 2:1 ऐसे रहेगा। आप बोलोगे जी हाँ। अगर मैं यहाँ से मीडियन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो भी ये ऐसे ही रहेगा 2:1। तो कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक लाइन पैरेलल खींच रहा हूँ, एक लाइन इन दोनों लाइनों के, बिकॉज ये और ये पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल मैं एक लाइन खींच रहा हूँ जो 2:1 रेशियो में है। यहाँ का गैप और यहाँ का गैप 2:1 रेशियो में जो बांटती है। यानी कि ये मान लो मैं सेंट्रोइड से एक लाइन खींच रहा हूँ इन दोनों के पैरेलल। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या बताया है कि उसके बाद आप कोई भी लाइन खींच लो, ऐसे आप कोई भी लाइन खींच लो, जब ये 3 लाइनें अगर पैरेलल हैं तो ऊपर वाला गैप अगर 2 हुआ तो नीचे वाला गैप 1 ही होएगा। अगर 3 लाइनें पैरेलल हैं, अगर इस लाइन का इंटरसेप्ट का रेशियो 2:1 है तो कोई भी लाइन कितनी भी तिरछी खींच लो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल सी बात ये है, अगर ये जो पैरेलल लाइन है ये 2:1 रेशियो में बांटती है हर एक लाइन सेगमेंट को, तो यहाँ से जब मैंने लाइन खींची भैया, जो पहली पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जब मैंने लाइन खींची तो यही लाइन है जो 2:1 रेशियो में बांटेगी। यानी कि सेंट्रोइड को इसी लाइन पर होना पड़ेगा, यही लाइन है, इसी लाइन के ऊपर वो पॉइंट है जो 2:1 रेशियो में बांटता है। यहाँ से अगर आप इसको ऐसे करोगे तो इसी लाइन के ऊपर पॉइंट है जो 2:1 रेशियो में बांटता है। यहाँ से अगर आप इसको ऐसे करोगे तो इसी लाइन के ऊपर पॉइंट है जो 2:1 रेशियो में बांटता है इसको। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, सेंट्रोइड। इन ट्रायंगल ABC I and O आर इन सेंटर एंड सर्कमसेंटर। ठीक है, ABC, I जो है वो इन सेंटर है और O जो है वो सर्कम सेंटर। मैंने दोनों पॉइंट ले लिए। इन दोनों की प्रॉपर्टी को याद रखना बस। इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या है, सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या है, वही हम यूज करेंगे, है ना। AI इज एक्सटेंडेड विच मीट सर्कम सर्कल एट D। तो इसका एक सर्कम सर्कल है। AI को जब हमने एक्सटेंड किया तो I क्या है, I है दोस्त इन सेंटर। तो जो इन सेंटर है उसको अगर आप इससे मिलाओगे तो ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा, जो कि इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। ये आपको याद होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देन इफ एंगल BOD इज Z, एंगल BOD, अब ये O क्या है, ये O है मेरे भाई सर्कम सेंटर। तो यानी कि BOD, अगर ये वाला एंगल Z है, अगर ये वाला एंगल Z है, अगर सेंटर पर Z एंगल बना रहा है ये, तो यही चीज़ सरकमफ्रेंस पर इससे आधा एंगल बनाएगी, यानी कि ये Z/2 है। और हमें एक बात तो पता है, क्या पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर ये Z/2 है, तो ये भी Z/2 है, काम आएगा, तो इसको भी यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल BID इज Y, एंगल BID यानी कि ये वाला एंगल Y है। दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये Y है। ठीक है, इसने B और I को जोड़ा है, B और I को। ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू X। ABC ये जो पूरा एंगल है ये x डिग्री का है, तो इसने B और I को जोड़ा, तो BI क्या है, बिकॉज I इन सेंटर है तो BI एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी। अगर ये वाला एंगल x/2 है तो ये वाला एंगल भी x/2 है, तो ये जो एंगल है ये x/2 है। ठीक है, तो उसने रिलेशन पूछी है, तो अब मैं आपको एक ट्रायंगल बताऊंगा और आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। आपको ये एंगल पता है? जी हाँ। आपको ये एंगल पता है? जी हाँ। आपको ये एंगल बताना है। कैसी ट्रायंगल बनी है? कुछ ऐसी ट्रायंगल बनी है जिसमें हमें ये एंगल पता है, ये क्या है, ये है Z/2। हमें ये वाला एंगल पता है, कौन सा एंगल है,
x/2 और हमें ये वाला एंगल बताना है। ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है दोस्त, इन दोनों का सम। तो ये y है, y = x/2 + z/2 यानी कि x + z/2। तो 2y = x + z है ना। तो x + z की वैल्यू क्या है? 2y। तो 2y/3y = 2/3। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन है। सिंपल, ठीक है। बताओ। इन ए स्केल एंड ट्रायंगुलर पार्क ए पोल इज सिचुएटेड, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द कॉर्नर टू द टॉप ऑफ द पोल आर इक्वल। तो ये सिंपल सी बात है भाई, देख लो जरा। नहीं नहीं नहीं, फिगर थोड़ी सी 3D में बनानी है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC। इसको 3D में इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो कि जो पोल है वो ऐसे खड़ा है इसके बीच में। आप 3D में देख रहे हो, पोल सीधा ऐसे खड़ा है, ये अपना पार्क है, ठीक है। तो अब एग्जामिनर ने क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द कॉर्नर्स टू द टॉप ऑफ द पोल आर इक्वल। कि अगर ये जो कॉर्नर है पार्क के, इनसे अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो वो बराबर है। एंगल ऑफ एलिवेशन आप कैसे देख पाओगे, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहूँगा। मैं इसको थोड़ा सा, दिख रहा है जी हाँ, और इसको मैं यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। अब देखो, ये पोल खड़ा है और जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे पॉइंट ए से, मान लो इस पोल का जो टॉप है वो मैंने ओ मान लिया, ठीक है। तो जब आप इस पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे तो कैसे देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन? इस पॉइंट ए से पोल के फुट पर जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस एंगल को देखेंगे, ठीक है। अगर आप पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे तो आप कैसे देखोगे? इस एंगल को देखोगे, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन को देखोगे तो ऐसे देखोगे, ऐसे, है ना। और पोल की जो हाइट है वो मैंने मान ली मेरे भाई h। क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बात को सुनो कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इसने क्या बताया है, वो इक्वल है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये एंगल डिपेंड करता है हाइट पर, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर और वर्टिकल डिस्टेंस पर। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना उठेगा, ये डिपेंड करता है कि चीज़ यहाँ से कितनी दूर गई और यहाँ से कितनी ऊपर उठी। मैं आपको प्रैक्टिकली फील करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर हाइट सेम हो लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी दूर चली जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा पड़ जाएगा। हाइट सेम हो लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा दूर चली जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा पड़ जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है और बेस कितनी है, ठीक है। और यहाँ पर हाइट तो सेम ही है तीनों ट्रायंगल के अंदर। यहाँ पर अपने पास 3 ट्रायंगल हैं, AZO, BZO और CZO। तीनों ट्रायंगल के अंदर हाइट तो सेम है, ठीक है भाई। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एंगल, हाइट और ये बेस। हाइट सेम है, आप बोलोगे जी हाइट तो सेम है, पोल की हाइट है, और एंगल भी सेम है, इसका मतलब बेस भी सेम है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट है, तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है। तो वो कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है, उस सर्कल का सेंटर होता है जो तीनों वर्टेक्स से गुजरता है। सर्कम सर्कल का सेंटर, सर्कम सेंटर, प्री केंद्र, ऑप्शन बी। क्लियर है? या फिर आप इसको बोलोगे सर मैं तो मैथमेटिकली देखूंगा, मैं तो ऐसे देखूंगा नहीं। तो भैया यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है? यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि एंगल तो सेम है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। तो अगर हर जगह एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस AZ इज इक्वल टू, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन BZ इज इक्वल टू यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन CZ। ये तीनों इक्वल हैं। अगर H से H कट गया तो इसका मतलब AZ इज इक्वल टू BZ इज इक्वल टू CZ, ये तीनों इक्वल हो गए। तो फिर से सर्कम सेंटर आ गए उन्हीं प्रॉपर्टीज के थ्रू, ठीक है। सिंपल है। ये बताओ भाई, ए ट्रायंगल PQR इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल PQR बनाई गई है मिड पॉइंट्स को जोड़कर, ABC, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट। तो जब भी आप मिड पॉइंट को जोड़ते हो तो ये जो लाइन आ जाती है ये सामने वाली लाइन के
आधी होती है और उसके पैरेलल होती है, इस बात को ध्यान रखना बस, आधी और पैरेलल। ये वाली जो लाइन है ये उसके आधी और पैरेलल, ये वाली जो लाइन है ये इसके आधी और पैरेलल, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला है कि ओ जो है वो सर्कम सेंटर है किसका, ट्रायंगल एबीसी का। तो पी क्यू आर के लिए ओ क्या होगा, ओ क्या है दोस्त, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कैसे आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ओ क्या है, परिकेंद्र। परिकेंद्र कैसे आता है, लंब समद्विभाजक से, ठीक है। तो यानी कि मैं बड़ी वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो इस पॉइंट से गुजरेगा, ऑफ कोर्स बिकॉज ये अपना वो है सर्कम सेंटर है, ठीक है। और सामने वाली जिस भी साइड के ऊपर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, जी हाँ। और बिल्कुल बीच में से वो एल्टीट्यूड बनाएगा, बिल्कुल बीच में वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि पॉइंट आर के ऊपर होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आर मिड पॉइंट है तो यहीं से वो गुजरेगा, ठीक है। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाली लाइन अगर इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसके ही परपेंडिकुलर होगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लाइन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी एक के। तो सिमिलरली यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिकॉज ओ से गुजरेगा, वो तो सर्कम सेंटर है, तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। आप बोलोगे जी हाँ ये दोनों पैरेलल हैं तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब आपको क्या लग रहा है पॉइंट ओ क्या है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, भैया इस पॉइंट से गुजर रहा है। आप बोलोगे जी हाँ, तो छोटी वाली ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए पी से एक रेखा निकली और सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर थी, आर से एक रेखा निकली और सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर थी, क्यू से एक रेखा निकली और सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर थी, यानी कि 3 एल्टीट्यूड हैं पी क्यू आर के लिए ये लाइंस। तो तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, वो होता है ऑर्थो सेंटर। तीनों लंब जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो क्या है, लंब केंद्र। ये एक जानबूझ के सेट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जानबूझकर वैल्यूज सेट की हैं, ऐसा क्वेश्चन एक, ठीक है। मतलब कि कोई जनरल केस नहीं है, एक स्पेशल केस है और एक स्पेशल तरीके से इसको करना है, लेकिन ये है और कंसेप्ट वही यूज़ होते हैं जो हमें आते हैं, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। एक बार जोर लगा लो पूरा, अगर आपने पहले नहीं किया है तो काफ़ी कम चांसेस होंगे करने के, अगर कर देते हो तो मतलब ज़बरदस्त हो आप। मतलब कि इसको एक स्पेशल तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप ना भी कर पाओ तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, आगे से कर पाओगे, ठीक है। 4, 6 एंड 8, लेट दिस बी 4, लेट दिस बी 8, और ये हो गई अपनी 6, 4, 8 एंड 6, ठीक है। जानबूझ के डिज़ाइन किया गया क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है भाई। ये अपने पास ट्रायंगल है, 4, 6, 8 इसकी हाइट है, तो हमने बताना क्या है, अंतः केंद्र और केंद्रक, इनके बीच में डिस्टेंस, इन सेंटर और सेंट्रोइड। इन सेंटर कहाँ पर होता है, इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, तो ये मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया है। यहाँ पर क्या होएगा, इन सेंटर। यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर होएगा इन सेंटर, नाम नहीं दिया ना इन्होंने, कोई नहीं, इसको मैं बोल देता हूँ वाई। इन सेंटर एग्जैक्टली कहाँ पर होएगा, रेशियो क्या होएगा, ए आई इज टू आई डी क्या है, 4 और 8, यही 12 बटे में 6, 2:1। तो ये 2 है तो ये 1 है, जी हाँ बिल्कुल। अब सेंट्रोइड कहाँ पर होता है, सेंट्रोइड मीडियन के ऊपर होता है। और एक और बात, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल याद है। तो बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा, बी डी और डी सी की एग्जैक्ट लेंथ ही बता दो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में उसकी इंक्लूडिंग साइड्स हैं, तो 1:2 रेशियो में बांटेगा। तो 6 को 1:2 रेशियो में बांटोगे, यहाँ से यहाँ तक है 2 और यहाँ से यहाँ तक है 4। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। अब मीडियन कहाँ पर आएगी, मीडियन एग्जैक्टली बीच में मिड पॉइंट पर आती है और इसी के ऊपर सेंट्रोइड होता है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। और सेंट्रोइड किस रेशियो में बांटता है, तो इसीलिए जानबूझकर सेट किया गया क्वेश्चन है। सेंट्रोइड का रेशियो 2:1 होता है, तो जानबूझकर मैंने इन सेंटर का ये जो रेशियो है 2:1 सेट कर दिया, ठीक है। बिकॉज सेम रेशियो सेट हो गया तो सिमिलरिटी लग जाएगी, ये वाली जो लाइन है पैरेलल आ जाएगी, ठीक है।
तो ये मिड पॉइंट है, पूरी लाइन 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 3। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, तो बिकॉज ये भी 2:1 रेशियो है, ये भी 2:1 रेशियो है, तो ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। और इसकी लंबाई मैंने मान ली x, और मुझे x निकालना है, मुझे निकालना है इन सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस। तो बिकॉज ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये छोटी वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल, AIG और ADE। तो छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 3 है, तो 4 में 3 गए 1, तो ये वाली साइड 1 आ गई। तो छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू, छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 2 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 3 है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू बतानी थी, तो आ गई 2:3, तेरा ऑप्शन है। ठीक है।